Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक के हवाले से। वो कौन सी साइन एंड सिम्टम है कि जिसकी बुनियाद पे पता लगाया जा सकता है कि ये पैनिक अटैक होने लगा है या ये पैनिक अटैक की कंडीशन में है, या वो कौन सी साइकोथेरेपी और टेक्निक्स हैं जिससे हम पैनिक अटैक का इलाज कर सकते हैं, या वो कौन सी होम रेमेडीज़ हैं कि जो आप घर के अंदर रहते हुए पैनिक अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस टाइम पर बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि हमारी कोई तकरीबन 60 से 70% आवाम पैनिक अटैक के किसी न किसी लेवल पे होती है। किसी को माइनर लेवल होता है, किसी को मीडियम लेवल होता है या मीडियाकर लेवल, किसी को अपर लेवल का पैनिक अटैक होता है। जो पैनिक अटैक की नॉर्मल सी कंडीशन है वो तो चलो हो जाती है, उसके लिए परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन अगर ये सेवरिटी इख्तियार कर जाए, शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो फिर बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जानना चाहिए कि अगर एक बंदे को कोई ऐसी कैफियत होने लगी है कि जिसमें उसके सांस की तंगी महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, और नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है, पल्पिटेशन हो जाती है उसको, और इसके साथ साथ उसका दिल डूबने लगता है, हार्ट बीट यानी तेज़ हो जाती है, और चेस्ट पेन की वो शिकायत करता या करती है, और उसको लगता है कि गले में कोई चीज़ अटकी हुई है या रुकी हुई है। और अगर इसके साथ साथ उस बंदे को पसीना आता है, कपकपी तारी होती है, सर चकराने लगता है, और मैदे की वो कोई ना कोई शिकायत की बात करता है या करती है, या अगर एक बंदे को बैठे बैठे एकदम से ऐसी कैफियत और ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो उसका पूरा का पूरा जिस्म थ्रबिंग की हालत में चला जाए, पूरा जिस्म कँपाना शुरू कर दे, दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाए, नफ्स एकदम से सांस की रफ्तार उसकी तेज़ हो जाए, और इसके साथ साथ उसके ये सारे के सारे मसाइल के पूरे जिस्म के ऊपर उसकी कपकपी वगैरह तारी हो, तो ये कंडीशन यकीनी तौर पे पैनिक अटैक की होती है। ऐसी सूरत हाल में पेशेंट अपने आप को काफ़ी सवेयर किस्म का कोई मसला समझ रहा होता है, उसके लिए इमीडिएट वो डॉक्टर के पास मूव करते हैं। और ज़्यादातर लोग पैनिक अटैक में जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, जाके ईसीजी वगैरह कराई जाती हैं उनकी, और ईसीजी कराने के बाद जब बाकी साइन एंड सिम्टम नोट की जाती हैं तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि इस बंदे को कुछ भी नहीं है सिवाय पैनिक अटैक के। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो जो सारी अलामतें उसके साथ बनी थी, तो वो सारी की सारी अलामतें वो क्या था, सारा का सारा चक्कर। जब वो पेशेंट शिकायत करता है, जी मेरा तो नब्ज़ की रफ्तार, सांस की रफ्तार, दिल की धड़कन, मुझे लगता है कि मेरी पल्स रेट, हार्ट रेट, हर चीज़ तेज़ हो गई है, जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है, उसका दिल डूबने लगता है। जब वो डॉक्टर के साथ बात करता है, जी मुझे तो सारी की सारी अलामत और मेरा कोई ना कोई मसला है, आप सही तरीके से डायग्नोज करें। लेकिन डॉक्टर मोस्टली वेल ट्रेंड होते हैं, तो उन्हें तकरीबन आइडिया हो जाता है, और वैसे भी ईसीजी की रिपोर्ट्स जब सामने आ जाती है तो ये बात कन्फर्म हो जाती है कि इस बंदे को सिर्फ पैनिक अटैक है। अब पैनिक अटैक होता क्यों है? पैनिक अटैक होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ का खौफ हमारे दिमाग में अगर हम बैठ जाए, तो वो चीज़ के खौफ की वजह से उस चीज़ को हम फ़ील करना, शिद्दत से महसूस करना शुरू कर देते हैं, और जिन दिनों तक वो खौफ हमारे साथ रहता है
उन दिनों में तो हमें उस खौफ से बचने की जहमत उठानी पड़ती है। लेकिन अगर वो मसला हमारा हल हो भी जाए या अगर उस कैफियत और उस कंडीशन से निकल भी आए तो भी हमारा ब्रेन आदी हो चुका होता है उस तरह की मामूल का। तो इसीलिए वो फिर घर में नॉर्मल हालत के अंदर बैठ के भी उसको ये इलामतें आ जाती हैं। और जब ऐसे पेशेंट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो कोई किसी भी तरह का मसला नहीं है, ना ही खौफ मेरे अंदर है, ना ही कोई और इस तरह की बात है, ना ही कोई एहसास महरूमी है, ना ही कोई एहसास नाकामी है। तो उसको समझाना भी मुश्किल होता है कि भाई सारी बातें ठीक है लेकिन फिर भी आपको पैनिक अटैक ही है। ये होता इसलिए है कि हमारा ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो एसोसिएट हो जाती है वो काम करने के लिए। और जब ब्रेन फंक्शनिंग एसोसिएट हो जाती है वो काम करने के लिए तो हम अपने आप को ना आदी बना लेते हैं उस तरह की कैफियत को। और क्यों आदी बना लेते हैं? क्योंकि हम कभी ना कभी उस एक्सपीरियंस में रह चुके होते हैं, इस वजह से हम उसको आदी बना लेते हैं। मसलन एक बंदे को किसी भी तरह का कोई भी खौफ अब हम ले लेते हैं, एक बंदे को एग्ज़ाम फोबिया है या एग्ज़ाम की टेंशन है, जिन दिनों में उसके पेपर चलते रहे तब वो बंदा बीमार हो जाता है या हो जाती है, उसके बाद एग्ज़ाम का मसला हल हो चुका होता है, वो पास भी हो चुका या हो चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो जो उसकी कैफियत बन चुकी होती है, वो जो उसकी आदत बन चुकी होती है, वो जो ब्रेन की फंक्शनिंग एसोसिएट हो चुकी होती है, फिर वो कभी भी किसी भी लम्हे एक्टिवेट हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने डिग्रियां कब की ले चुके, वो बंदा घर में बैठे हैं, लेकिन वो उस पेन वाली कैफियत कभी भी एक्टिवेट होने की वजह से वो अब माजी का जो उसका पास्ट की जो उसकी मेमोरी है वो लाशऊरी तौर पे अनकॉन्शियसली रिट्राइव हो रही होती है। तो उसके रिट्राइव होने की वजह से बंदा पैनिक की सिचुएशन में चला जाता है और डॉक्टर जब उसको पैनिक बताते हैं तो वो तस्लीम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उस टाइम पे खुशहाल होता है, इसलिए उसको महसूस नहीं होता। या एक मिसाल है कि अगर एक बंदे को कोई भी ऐसा पेनफुल स्टिमुलस देख के, मसलन किसी के मैयत देख के, या अगर ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने किसी की मैयत को देखा या किसी की डेड बॉडी को देखा, तो उसकी डेड बॉडी को देखने के बाद उसकी कंडीशन बनना ये शुरू हो जाती है कि वो एम्पथी कंडीशन में चला जाता है। अब एम्पथी कंडीशन क्या है कि जो कंडीशन पेशेंट के साथ हो रही होती है वो बंदे को अपने अंदर फील होने लगती है। उसको लगता है कि शायद जब उसको ये ख्याल आता है कि हमने भी एक दिन मर जाना है और ये बेचारे कितने बुरे तरीके से जो है ना इसकी जो डेथ हुई है, कोई रोड एक्सीडेंट्स वगैरह या किसी भी तरीके से, जब ऐसी मैयत को देखा जाता है तो वो जो कैफियत, वो जो लम्हात, वो जो एहसासात होते हैं ना वो उसके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। वो जो दर्द उसके साथ हो रहा होता है वो अपनी आप के साथ बंदा महसूस करना शुरू कर देता है। एम्पैथी के और मज़ीद मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर फ़िल्म को देखते हुए, अगर कोई ड्राउन फिल्म को देखते हुए डर जाना, खुशी वाली फ़िल्म को देखते हुए हंसना और दुख वाली चीज़ को देखते हुए आँख में आंसू आना, तो होता तो हीरो के साथ है, लेकिन हमारी आँख से आंसू या दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हम उस कैफियत को अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब कोई बंदा किसी पेनफुल कंडीशन के अंदर होता है, जो कोई एक्सीडेंट्स की हालत हो गई, कोई मैयत हो गई, इस तरह भी हो सकता है, तो जो उसको देख रहा होता है, जो उसको देख रहा होता है या देख रही होती है, तो वो कैफियतें, वो इमोशन, वो फीलिंग्स, वो एहसास उस बंदे के अपने दिमाग में भी आना शुरू हो जाते हैं। अब जब उस बंदे के अपने दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं तो उस दर्द को महसूस करना शुरू करता या करती है। उसके बाद होता ये है कि जब भी वो बंदा के, मिसाल के तौर पे एक बंदे को मैयत का खौफ है, उसके दिमाग में बैठ गया और वादी हो गया, वो जब भी किसी मैयत को देखता है, किसी डेड बॉडी को देखता है, तो उसका दिल डूबने लगता है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, उसकी पल्स रेट उसकी तेज़ हो जाती है। रेडियल पल्स पे आता है कि वाज़ेह तौर पे हमें फ़ील होगा कि इसकी पल्स रेट तेज़ हो गई है, सीने में उसको जकड़न महसूस होती है, सांस की उसको घुटन महसूस हो रही है, गले में उसको कुछ अटकी हुई महसूस होती है, पूरे जिस्म पे उसके कप कपी तारी हो जाती है, पूरा जिस्म उसका पसीने की हालत में चला जाता है, सर में हल्की हल्की थकान का एहसास होने लगता है, सर और पूरा जिस्म बेसाख्त की कैफियत के अंदर चला जाता है, पट्टे उसके खींच जाते हैं, मसल उसके अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब इस तरह की इलामतें उस टाइम में बनती हैं जब वो उस किसी पेन देने वाली हालत को देख रहा या देख रही होती है, तो वो एहसास उसके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं जो उसको देखने वाला या देखने वाली होती है। यानी उसके साथ जो कुछ हो रहा है, पेशेंट है तो वो तो हो ही रहा है, या जो डेड बॉडी है उसके साथ तो हो ही रहा है, वो तो बात ही ख़त्म हो गई। उसको देखने वाले के साथ भी इलामतें बन सकती हैं। इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं
कि जैसे पठानों में, कबाइलों में ज़्यादातर जिरगे के फ़ैसले होते हैं, तो एक बंदे को पनिश देने के लिए पूरा गांव इकट्ठे होता है, उसको कोड़े मारे जाते हैं, उसको डंडे मारे जाते हैं। तो वहाँ जो छोटी उम्र के बच्चे खड़े होते हैं, तब वो उस डंडे, उस कोड़े को, उस दर्द को देख के वो अपने अंदर भी फील करने शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो नफसियाती बीमारी के शिकार बनते हैं। मतलब वो एहसास उसके अंदर डेवलप हो चुके होते हैं। या अगर हम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि साइकोलॉजिस्ट या फैमिली काउंसलर या कैरियर काउंसलर ये लोग बातें करते हैं जी, आपने घर में बच्चों के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना, गुस्से में बात नहीं करनी, क्योंकि वो फीलिंग, वो एहसास उस बच्चे में मुंतकिल हो रहे होते हैं। यानी काफ़ी सारे हवाले से अब आप लोग को ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब वो एहसास, वो फीलिंग देखने वाले के दिलो दिमाग में आ जाए, रच बस जाए, उसके आदी हो जाए, तो उसको अपने अंदर उस दर्द का एहसास होता है। आप लोगों में से भी किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ का खौफ और दर्द होगा, किसी न किसी चीज़ का पेन होगा। कभी नोट करें, जब वो कैफियत में आप लोग जाते हैं तो फिर आपको ना एक बेसाख्ती कैफियत होती है। आपको सीने की जकड़न, घुटन, सांस की तंगी, सर का दर्द, जिस्म पे कपकपी और एक बेसाख्ती की हालत, आप कंट्रोल नहीं कर पाते उस हालत के अंदर। और आपका उस हालत के अंदर आपको नीचे गिरने का खदशा होता है। नीचे गिरते नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है बस मैं अभी गिरूंगा, या मैं भी गिरूँ, बस मैं अभी गई, बस मैं भी गई। ये वाली जब कैफियत और इलामतें होती हैं तो उसका मतलब आप पैनिक की सिचुएशन में हैं। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकता है। किसी के वालिदैन सख्त है, उसकी वजह से पैनिक की इलामतें आ सकती हैं। किसी के लिए कोई और एहसास महरूमी, एहसास नाकामी है, कोई शादी में मसाइल हैं, कोई जॉब के असूल में मसाइल हैं, कोई तालीमी मसाइल हैं, कोई घरेलू मसाइल हैं, कोई और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसके। तो वो उस वजह से, उस कैफियत में, उस दर्द में, उस पेन की हालत की वजह से वो साइन एंड सिम्टम अपने अंदर आना शुरू हो जाती हैं। जब वो इलामतें उस बंदे के अंदर आना शुरू हो जाती हैं तो वो बंदा उस चीज़ का यूज़ टू हो जाता है, वो बंदा उस चीज़ का आदी हो जाता है, वो बंदा उस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है। और जब वो चीज़ें उसके दिमाग में आ जाएंगी, उसके बाद उस कंडीशन में जाके उसको खौफ महसूस होता है। और जब उस कंडीशन में जाकर उसको खौफ महसूस होता है और अगर उसके बाद वो नोयत ख़त्म हो भी जाए, वो सूरत हाल ख़त्म हो भी जाए, वो मसला हल हो भी जाए, तो भी बंदे की जो मेमोरी की एसोसिएशन है, जो ब्रेन की जो एसोसिएशन है, जो उसका जो उस तजर्बे में रह के जो उसकी आदतपन है, तो वो उसके साथ ठहर चुका होता है। बज़ाहिर तो वो कैफियत ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन वो एहसासात नहीं जाते होते, वो एहसासात वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। ब्रेन अब एसोसिएट हो गया, ब्रेन आदी हो गया उस चीज़ को। अब वो चीज़ें बार बार उसके अंदर रीट्राइव होती है, बार बार उसके अंदर आती हैं। होता ये है, फिर ऐसा करते करते काफ़ी दफ़ा पैनिक सिचुएशन देखने के बाद, काफ़ी दफ़ा पैनिक की लामतों को देखने के बाद, उसके बाद अगर वो मसला ख़त्म हो भी जाए तो बंदे को फिर बाद में भी वो ब्रेन कभी भी ट्रिगर होता है और उसकी मेमोरी को रिट्राइव करता है। और उसकी मेमोरी को रिट्राइव होने की वजह से बंदा उस कैफियत में चला जाता है और बंदा उस कंडीशन या उस कैफियत में जाने की वजह से उन्हीं इलामात में चला जाता है। और उसी इलामात में जाने की वजह से ही फिर उसको अपने अंदर ये इलामतें महसूस होती हैं। जब वो डॉक्टर के सामने जाके बताता है और वक्ती डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर जब उसको बताता है जी आपको तो पैनिक अटैक है या इस किस्म की कंडीशन है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, तो वो कहता है जी मुझे तो कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, मेरे साथ मसला ही कोई नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि पैनिक अटैक एक डर और घबराहट और एक खौफ और बेचैनी का नाम होता है? तो मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी सही होता है और वो भी अपनी जगह पर सही होता है। इनफैक्ट वो बात को कुछ केस के अंदर तो डॉक्टर समझा पाते हैं, कुछ केस के अंदर पेशेंट समझ नहीं पाते। कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर समझाना मुश्किल होता है उस पेशेंट को, भाई आपको हार्ट का मसला नहीं है, आपको चेस्ट का मसला नहीं है, आपको गले का मसला नहीं है, आपको कोई और इस तरह से हार्ट बीट का तेज होना कोई और मसला नहीं है, बल्कि आपकी कभी ब्रेन मेमोरी एसोसिएट हुई थी किसी माजी में जाके, किसी पास्ट इवेंट के अंदर, कोई माजी में कोई ऐसा तलख वाक़या हुआ था, कोई माजी में आपके कोई तलख तजर्बात हुए थे। आपने उस पेन को देखने की वजह से, उन एहसासात की वजह से, उन इलामतों की वजह से, उन कैफियत की वजह से अपने आप को आदी बना लिया था। और वो आदी होने के बाद वो मसला आपका हल हो चुका है, लेकिन वो हल होने के बावजूद ब्रेन किसी भी लम्हे उस पास्ट के इवेंट को रिकॉल कर सकता है। जो चीज़ एक दफ़ा दिमाग में आ जाए तो वो उम्र के किसी भी हिस्से में रिकॉल हो सकती है। जो चीज़ हमारे अनकॉन्शियस में चली जाए, लाशऊर में चली जाए, तो वो ज़िंदगी में किसी भी लम्हे हमारे शऊर में आ सकती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अगर आप
डेड बॉडी अगर आप किसी चीज़ को पानी में फेंकें तो पहले ऊपर की सतह पे तैरती है, वो कॉन्शियस है, फिर नीचे थोड़ा सा आधी दिख रही होती है, आधी नहीं दिख रही होती पानी के अंदर की तरफ, तो वो सब कॉन्शियस है, फिर बिल्कुल डूब जाती है, वो अनकॉन्शियस है। लेकिन जो अनकॉन्शियस है वो भी कभी ना कभी ऊपर आने के लिए बनी होती है। जैसे आप डेड बॉडी की मिसाल ले लें, अगर कोई डेड बॉडी पानी के अंदर किसी को मार के फेंका गया है, उसके बाद शुरू के अंदर वो ऊपर की तरफ तैरती है, कुछ देर के बाद वो नीचे जाने शुरू हो जाती है, फिर वो बिल्कुल नीचे चले जाती है। लेकिन होता क्या है कि एक मखसूस टाइम गुजरने के बाद वो डेड बॉडी ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ये बाकायदा मुख्तलिफ यूरोपियन आथर की और मुख्तलिफ तरह के लिटरेचर उसकी दी हुई है स्कूल ऑफ थाट की। इसके अंदर सिगमंड फ्राइड की सबसे बड़ी एग्जांपल ये थी कि इस तरीके से उसने भी पानी की मिसाल दी थी कि अनकॉन्शियस हमारे ब्रेन के अंदर जाके वो दोबारा से कॉन्शियस के अंदर आ जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डेड बॉडी नीचे जा चुकी होती है, लेकिन एक मखसूस वक्त के बाद 48 to 72 आवर्स 48 से 72 घंटे के बाद वो डेड बॉडी ऊपर की तरफ आ चुकी होती है। तो जो ब्रेन की मेमोरी है वो नीचे की तरफ जा चुकी होती है, लेकिन वो किसी भी लम्हे ऊपर की तरफ आ सकती है। जब ऊपर की तरफ आ चुकी होती है तो ऊपर का सब कुछ बदल चुका होता है। ऊपर तो खुशियाँ आ चुकी होती हैं, लेकिन जब खुशियाँ आ चुकी होती है वो मेमोरी तो उस वक्त की थी जब पेन था, इसीलिए उस बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा क्यों होता है। ये तो था आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों के पास ये इलामतें, ये बातें पहुँचेगी, ये होता क्या, तभी आप लोगों को इसका हल भी समझाना आसान होगा। मेन मकसद मेरा आप लोगों को हल समझाना है। किसी वीडियो के अंदर हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। अभी मैं आप लोगों को ये सारी बातें बताता हूँ कि अगर एक बंदा पैनिक कंडीशन में चला गया है, उसको ऐसी कैफियत होती है कि किसी चीज़ को देखने के बाद, किसी पेनफुल चीज़ को देखने के बाद, किसी दर्द या अजियत को देखने के बाद उसको लगता है उसका दिल डूबना शुरू हो गया, उसकी सांस की रफ्तार तेज़ हो गई, उसकी नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो गई, और इसके साथ साथ उसको बेसाख्ती की कैफियत, उसको पसीना आना, सर चकराना, सर में दर्द होना, जिस्म के पट्टे खिंच जाना। अगर ये वाली अलामतें उसको होती हैं तो वो पैनिक की कंडीशन में है। एक दफ़ा इस काम के लिए ईसीजी करा ली जाए तसल्ली के लिए। जब ईसीजी हो जाती है और आपको कुछ नहीं निकलता, इसका मतलब आप पैनिक की सिचुएशन में है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और अब अगर आप पैनिक कंडीशन में जा चुके हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में जा चुके हैं, तो अब इसको डील करने का तरीका क्या है, अब हम इधर बात करते हैं। इसके लिए कौन सी होम रेमेडीज़ हम लगा सकते हैं कि आपको पैनिक से निकाल सकती है। इसके लिए हम कौन सी साइकोथेरेपी टेक्निक्स लगा सकते हैं कि आपको पैनिक से निकाल सकती हैं। तो अब हम इसकी तरफ तफसीलन बात करते हैं। अगर एक बंदा पैनिक की कंडीशन में चला गया तो इमीडिएट उसने ये करना होता है कि वो जहाँ पे भी है वहीं एक लम्हे के लिए सुकून से बैठ जाए, उस इन्वायरमेंट को चेंज करे। मसलन एक बंदे को लगता है जी, अगर तो एक बंदे के साथ स्पेसिफिक स्टिमुलस सामने आके होता है, जैसे उस बंदे को कोई एक्सीडेंट देख के होता है, या उस बंदे को कोई और ऐसा घर में किसी वालिदैन की सख्त वालिद है, या ऐसे कोई और चक्कर उसकी वजह से होता है, या कोई और उसका पेनफुल मेमोरी है उसकी वजह से होता है, तो वो अपने आप को उस माहौल से सबसे पहले अलग करे, उस माहौल से अपने आप को जुदा करे, वो एक अलग माहौल में चला जाए। मिसाल के तौर पे एक कमरे में एक वाक़या बना, उस वाक़या इस तरह से बन गया कि बंदा नीचे गिरने लगा और उसके बेहोश होने की वजह से किसी और को पैनिक अटैक हो गया। तब उसको पैनिक अटैक होने के बाद जिसको हुआ है पैनिक अटैक, जो बेहोश है वो तो ठीक है, अब उसको कोई और संभाल लेगा। अब उसको क्योंकि पैनिक अटैक वाला बंदे को तो अपने आप की समझ नहीं आ रही होती। अब जिसको पैनिक अटैक हुआ है तो वो पैनिक अटैक वाला बंदा किसी दूसरी जगह पर चल जाए, किसी दूसरे कमरे में चल जाए, किसी गले में चले जाए, कहीं भी, मतलब उस माहौल से अलग हो जाए। सबसे पहले कट ऑफ इन्वायरमेंट है कि हमने माहौल को कट करना है। उस माहौल का जो पार्ट बना हुआ था वो बंदा, उसको वहाँ से निकालना है। उसके बाद जब वो बंदा जाके वहाँ से निकल आता है, निकलने के बाद किसी पुरसकून जगह पे जाके बैठ जाए। अगर लेटने की जगह है तो भी ठीक, और अगर लेटने की जगह नहीं है तो फिर बैठ जाए किसी पुरसकून जगह पे। अब उस पुरसकून जगह पे बैठने के बाद सुकून से अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सुकून से अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने हाथ और पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आराम के साथ नॉर्मल सांस लेना शुरू कर दें, बिल्कुल जिस्म को स्ट्रेट कर दें। अगर लेट नहीं सकते, बैठे हुए हैं तो पीछे टेक लगा लें, और पीछे टेक लगाने के बाद उसके बाद नॉर्मल सांस लेना शुरू कर दें। इतना सांस जितना एक बंदा आम हालत में नींद की सी हालत में होता है तो इतना सांस लेता है। अब एक नॉर्मल सांस लेना शुरू कर दें। होता ये है जब पैनिक में गया तो उसकी वजह से उसका जो ब्रेथिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। वो नॉर्मल सांस लेने की कोशिश करता है तो उसका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो सारा बहाल होके हमारे सारे सिस्टम्स को बहाल कर देते हैं। नॉर्मल सांस लेना शुरू कर दें।
और अपने जिस्म को थोड़ा सा सख्त करके बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अपने दोनों बाजुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, अपने दोनों लेग्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, अपने सर और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे और बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के नॉर्मल सांस ले। बिल्कुल सुकून की हालत में अपने आप को जाता हुआ महसूस करे। और जब इस कंडीशन में आ जाए तो फिर आपने अपने सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ को आपने मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देनी है और मेडिटेशन कराना है। और सेल्फ़ मेडिटेट कैसे कराते हैं आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सेल्फ़ मेडिटेशन क्या होता है। अब सेल्फ़ मेडिटेशन कराना चाह रहे हैं तो सेल्फ़ मेडिटेशन के लिए एक मर्तबा अपने जिस्म के अपने पाँव को दोनों को सख्त कर ले और फिर उसके बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ दें। उसके बाद दोनों लेग्स को सख्त कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ दें। उसके बाद अपने इस हिस्से को जो कि आपके हिप्स जॉइंट्स का हिस्सा है इसको सख्त कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ दें। फिर अपने बैली को सख्त कर ले और फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ दें। और फिर अपनी कमर को सख्त कर ले और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और जब जब ढीला छोड़ता जाए तो उस लम्हे ये एहसास करता जाए या करती जाए कि मेरे जिस्म का वो हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। फिर अपने चेस्ट को थोड़ा सा सख्त करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने दोनों कंधों को सख्त करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ते चला जाए। फिर दोनों बाजुओं को बिल्कुल अकड़ा लें और फिर इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ दें। अपने सर के ऊपर मखसूस किस्म का बोझ महसूस करें और फिर जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ढीला करते चले जाएं। उसके बाद 3 मरतबा गहरा सांस लें, नाक के जरिए सांस लेके मुंह से निकाल दें, यानी 3 मरतबा कम से कम ऐसा गहरा सांस लें। जब ये काम कर चुका या कर चुकी हो उसके बाद पूरे जिस्म को ढीला रखें और ये सोचना शुरू कर दे कि मैं सुकून की पोजीशन में आता जा रहा या आती जा रही हूँ, क्योंकि उसने मसल को कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करने का मौका दिया था। अब पट्ठों ने रिलैक्स होना उसके शुरू कर दिया है। अब वो ये सोचता जाए कि मैं इंतहाई सुकून की हालत में जाता जा रहा या जा रही हूँ। और ये सोचने के दौरान बिल्कुल नॉर्मल सांस लेता रहे या लेती रहे, कम से कम 10 से 15 मिनट पूरा सांस, उखड़ा हुआ सांस नहीं, शॉर्टनेस वाला नहीं, बल्कि कंप्लीट ब्रेथिंग करें। कंप्लीट ब्रेथिंग ये होती है यानी जितना आप लोग नॉर्मल जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको कंप्लीट सांस आता है, आप उतना मुकम्मल सांस लेना शुरू कर दें। सांस आप लोगों ने मुकम्मल लेना है, कंप्लीट सांस लेना है। और इसके साथ साथ कंप्लीट सांस लेने के साथ साथ फीलिंग भी ये रखनी है कि जी मैं बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा या जा रही हूँ। जब 10 से 15 मिनट आप लोग ये सेल्फ़ मेडिटेट करते हैं, सेल्फ़ एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप लोगों को 10 से 12 मिनट के अंदर आप लोगों को ये एहसास होने लगेगा कि यार वाकई ही मैं काफ़ी हद तक रिलैक्स होना शुरू हो गया या हो गई हूँ, मुझे अब सुकून आता जा रहा है, मेरे पट्टे रिलैक्स होते जा रहे हैं, मेरे दिल की धड़कन नॉर्मल होती जा रही है, मेरे जो पल्स की रफ्तार तेज़ थी वो नॉर्मल होती जा रही है, मेरा जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथिंग था, सांस का मतलब अब नॉर्मल होता जा रहा है, मेरा चेस्ट अब नॉर्मल पोजीशन की तरफ, यानी मेरा चेस्ट अब नॉर्मल वहाँ उसकी तरफ रिलैक्स होता जा रहा है, अब मेरा पूरा का पूरा जिस्म रिलैक्स होता जा रहा है। ये सोचते भी जाए और साथ में आप नॉर्मल सांस भी लेना शुरू कर दें। जितना नॉर्मल सांस लेते जाएंगे, जितना सोचते चले जाएंगे मैं रिलैक्स होती जा रही या होता जा रहा हूँ, जितना आप सोचेंगे कि मैं तो बिल्कुल अब नॉर्मल कैफियत की तरफ वापस जा रही हूँ,
तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोग बगैर किसी डॉक्टर के आप लोग इजीली कंफर्टेबल फील करते हो। 10-15 मिनट के बाद आपको लोगों को ये एहसास होगा कि वाकई ही मैं बिल्कुल सुकून की हालत में जा चुका हूँ और आप बिल्कुल रिलैक्स हालत के अंदर हो, क्योंकि जो पैनिक अटैक का ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, बिल्कुल थोड़ा ड्यूरेशन होता है। 10 से 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा हैं आपके जिस्म को रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद आप लोग उठें और आप लोग कोई भी काम करते रहें। ये तो करना है आप लोगों ने उस वक्त पे जब आप लोग बिल्कुल नॉर्मल हालत में चले जाते हैं, बिल्कुल सुकून की हालत में चले जाते हैं। और उस जब आपके सामने कोई पेनफुल स्टिमुलस था उस वक्त पे जो आप लोगों ने काम करके दिखाना था, तो वो तो ये वाला काम कर जो मैंने कहा था। और इसके साथ साथ ये वाला काम करने के बाद ये वाला काम तो आप लोगों ने फौरी तौर पे कर लिया। अब और काम क्या करना है, आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ की रूटीन को भी बदलना है। ये तो मैंने बताया इमीडिएट रिस्पांस क्या है, ये तो एक आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आप सेल्फ रोल कैसे दिखा सकते हैं, ये तो वो है। अब एक बंदे को अगर पैनिक अटैक काफ़ी अरसे से रहता है, डॉक्टर ने उसको डायग्नोज कर दिया है, या कोई और उसको एंजाइटी की किसी भी तरह की साइन एंड सिम्टम रहती हैं, तो वो फिर और क्या काम करना है उसने और काम ये करना है। नंबर 1, अब मैं कुछ टेक्निक्स बताने लगा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग उस टेक्निक्स के ऊपर अमल करेंगे तो 110% इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के साथ कोई मसला नहीं होगा, और कोई जो भी पैनिक अगर कोई सिम्टम क्रिएट हुई है तो वो ख़त्म हो जाएंगी। जिसमें सबसे पहले आप लोग अपनी एक्सरसाइज का मामूल बनाएं, सुबह के वक्त की वॉक का मामूल बनाएं। सुबह के वक्त में कोई ग्रीनरी देखें, अगर आपके आसपास आपके घर के आसपास है तो उधर जाएं, फ्रेश एयर लें। आप मामूल के मुताबिक अपने सुबह को एक्सरसाइज का मामूल बनाएं ताकि पूरे जिस्म के पट्टों को रिलैक्स होने का मौका मिले, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने का मौका मिले, ताज़ा हवा की जो ताज़ा हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स को जाए और आपका पूरा जिस्म एक रिलैक्स हालत में जाए। ताकि सबसे जो पहला काम करना है आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोग इस मामूल के ऊपर अमल करें, आप लोग एक्सरसाइज का मामूल। दूसरा जो काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि दिन में कम से कम 5 मरतबा मुँह धोना है, हाथ धोने हैं, ताकि आप जब हाथ और मुंह धोते हैं तो बहुत सारे इसके अंदर ऐसे मसाम खुलते हैं चेहरे के, हाथ और पाँव के, जो आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वैसे तो दीन के हर काम में बरकत है, लेकिन अगर हम दीन की अहमियत तो तस्लीम करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम साइंस और लॉजिक को भी देखें तो आप जितनी मरतबा आपके हाथ धुलते हैं तो इतनी मरतबा आपके उतने जिस्म के जो ओपन हिस्से होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। सर को, चेहरे को धोना, हाथ को धोना, पाँव को धोने कम से कम 5 मरतबा आप लोगों ने करने हैं। जो आप लोगों में से नमाज़ पढ़ने वाले हैं, खैर उनके तो वैसे धुल जाते हैं, वो 1-2 मरतबा और एक्स्ट्रा धो लें तो और बेहतर है। वरना जो लोग नमाजी नहीं है तो वो कम से कम अव्वल में तो आप लोग नमाज के मामूल बनाएं, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग नमाज के लिए मुश्किलात हैं या जो भी आपके इश्यूज़ हैं तो फिर भी आप लोग कम से कम 5 मरतबा आप लोग मुँह धोने वाला अपना सीन क्रिएट करेगी। 4 से 5 मरतबा आप लोगों के ओपन हिस्से धुलें ताकि आप लोगों को फ्रेशनेस होने का एहसास हो, आप लोगों को अपने आप को तरोताज़ा होने का एहसास हो। दिन में कम से कम 1 मरतबा से 3 मरतबा तक आप लोग नहा सकते हैं, या ज़्यादा भी नहीं तो डेली 1 मरतबा तो लाजमी नहाना ही नहाना है, ताकि पूरे जिस्म को रिलैक्स होने का मौका मिले। जो लोग अपने जिस्म को एक्टिव तरीके से नहीं रखते तो उनको साथ भी ये मसाइल ज़्यादा देखने के अंदर आए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि रात को सोते हुए कोई भी ऐसी ग़िज़ा ना खाए जो एसिडिटी का बाइस बनती है, सांस की रुकावट का बाइस बनती है। कोई तली हुई चीज़ें, कोई चिकनाई वाली चीज़ें, कोई और ऐसी चीज़ें तेजाबियत वाली, एसिडिटी वाली, जिस तरह समोसे, पकौड़े, दही भल्ले, नींबू, या कोई और ऐसी राइस वगैरह, चावल वगैरह, या कोई और ऐसी मसाला जात का इस्तेमाल ना करें रात के टाइम के अंदर। और अगर खाना ही है तो उसको टाइम से खाएं, यानी कि थोड़ा टाइम से, उसके बाद 2-3 घंटे फिर आप लोग वॉक वगैरह के लिए या ऐसा मामूल बनाएं कि आप 2-3 घंटे बाद ही सो सकें, ताकि आप लोगों का फौरी तौर पे खा के सोने के बाद एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से पूरे जिस्म में मसाइल बनते हैं, सर की थ्रबिंग कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, मैदे का पेन शुरू हो सकता है, इस तरह के मसाइल आप लोगों के साथ हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसी चीज़ों को एटलीस्ट सोते हुए ना खाएँ, कम से कम अगर आप लोगों ने खाना है तो दिन के टाइम के अंदर खाएँ। उसके बाद नेक्स्ट जो काम आप लोगों ने करना है कि वो ये कि अगर आपको कोई चीज़ अज़ियत देने वाली है,
कोई आपको अपना सुकून खींचने वाली, सुकून तबाह करने वाली है, कोई ऐसी पेनफुल सूरत हाल है, तो उससे आप कट करने की कोशिश करें, आप उसमें कम रहा करें, ताकि आप जब उस माहौल में कम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिलैक्स होने का चांस भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट जो काम आप लोगों ने करना है, सोते हुए अगर थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत कर ले, या दीनी किताबें पढ़ ले, या सहाबे जो मुख्तलिफ़ तरह के सहाबा कराम के जो वाक़यात है वो किताबें पढ़ लें, या फिर कुछ और ऐसे सीखने सिखाने के तालीम व तरबियत की अच्छी बुक्स पढ़ लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका दिमाग उस तरफ ना जाए जिस तरफ से एंजाइटी क्रिएट होती है। और जो सबसे अहम काम आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि किसी की बात पे ध्यान नहीं देना। मैंने एक चीज़ बहुत करीब से ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि ये मसला ना उसके साथ ज़्यादा रहते हैं जो लोगों की बातों में ज़्यादा आते हैं, जो हसास ज़्यादा होते हैं, जो हर बात को दिल पे लगा लेते हैं। जब आप लोगों की बातों पे ध्यान रखना छोड़ देंगे, थोड़ा सा ढीठपन का शिकार कर, थोड़ा सा ढीठपन के साथ रहेंगे, थोड़ा सा आप इमोशन लेस रहेंगे, थोड़ा सा आप जो है ना क्या नाम उसका लापरवाह रहेंगे, थोड़ा सा केयरलेसनेस का शिकार रहेंगे, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा ईजी महसूस होगा। जो हद से ज़्यादा सीरियस तरीके से रहते हैं, हद से ज़्यादा टेंशन लेके रखते हैं, हर वक्त उलझनों का शिकार रहते हैं, तो उनके साथ ये मसाइल भी ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा सा लोगों की जो बातें हैं, लोग तो हर तरह की बातें करते हैं, तेरे साथ ये मसला है, तेरा वो मसला है, तू फलां जगह चेकअप करा ले, तू ये करा ले, तू वो करा ले। भाई किसी की बात पर ध्यान नहीं करना, लोग सारे डॉक्टर नहीं होते, ठीक हो गया, बस आपका दिमाग ख़राब करने के लिए होते। इसलिए आप लोगों ने उनकी बातों पर यकीन नहीं रखना और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना है। जितना आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो तो इतना अपने आप को आप रिलैक्स होने का एहसास भी होगा। और आप लोगों ने वक्त के साथ साथ अपने आप को फ्रेश करने के लिए, पूरे जिस्म को रिलैक्स करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से स्लीप थेरापी भी लेते रहना है। वो स्लीप थेरापी के हवाले से हम अपने वीडियो चैनल के ऊपर ये चीज़ दे चुके हैं कि अगर एक बंदे को नींद ना आ रही हो तो उसके लिए वो कैसे स्लीप थेरापी ले सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्लीप थेरापी को देखें, उसके मुताबिक आप लोगों को बड़ी आसानी से नींद आएगी। क्योंकि जो एंजाइटी वाला पेशेंट होता है या जो पैनिक अटैक वाला पेशेंट होता है तो उसको नींद के मसाइल भी रहते हैं, लेकिन वो नींद के मसाइल के लिए वो आप लोग उस वीडियो को देख के आप लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और आपको इस तरीके से नींद के मसाइल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपको कंफर्टेबल सुकून और की नींद आएगी। ठीक हो गया। तो इसके साथ साथ आप लोग बस रिलैक्स जितना अपने आप को रखेंगे इतना अपने आप को ईजी महसूस होगा। आप लोग रिलैक्स रहें, लोगों की बातों में ना आएँ और कंसल्टेंट के अलावा किसी की बात के ऊपर गौर फिक्र ना करें। जब आप इस तरीके से चलते हैं, थोड़ा सा दीन को फॉलो कर लें, थोड़ा सा इस्लामिक को फॉलो कर लें, थोड़ा सा अपने ईमान को मजबूत कर लें, थोड़ा सा आप लोग अपने अंदर जो है ना ईमानी कैफियत को ज़्यादा कर लें। जब आप लोग ये सारे मामलात मिल के करते हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कोई भी किसी भी तरह का मसला नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस पे अमल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों के हर तरह के मसाइल को हल कर देना होता है। थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लेके आती है, वही चीज़ आपकी लाइफ का रुख होता है। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ भी आ गई होंगी। आप लोग इससे सीखने की कोशिश भी करेंगे, दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, दूसरे लोगों की हेल्प भी करेंगे। अगर आपके आसपास कोई एंजाइटी का मसला है, किसी को पैनिक का मसला है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे। एंजाइटी के बारे में फ़र्दर ये तो मैंने आज आपको एंजाइटी सिर्फ एक सब टाइप पैनिक के हवाले से बताया है। मुकम्मल एंजाइटी की और कौन सी अलामतें होती हैं इसके हवाले से हम किसी और वीडियो के अंदर आप लोगों को तफसील से बताएंगे, ताकि आप लोगों के जो हमारे मुआशरे के मसाइल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हल हो सके और हमारा मुआशरा एक तो खुशी की राह की तरफ जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।